हेलो स्टूडेंट। आज फिर मैं अरविंद पांडे आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपके सामने वही रैखिक प्रोग्रामन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने रैखिक प्रोग्रामन के बारे में बताया था, उसके बारे में बेसिक जानकारी दी थी कि रैखिक प्रोग्रामन में कौन कौन से बिंदु की आवश्यकता होती है, क्यों होती है और उसकी गणितीय रूप में कहाँ निरूपित करते हैं। और ये भी बताया था कि यदि एक व्यवरोध दिया हो तो उसका हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि जब दो या दो से अधिक व्यवरोध दिए हों तो उसका हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, तथा उसके साथ साथ उसका अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण मतलब अधिकतम मान और न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में सीखें। ठीक है, आगे चलते हैं कि यदि दो या दो से अधिक व्यवरोध दिए हों तो उसका अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात कैसे ज्ञात करें। ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात होंगे व्यवरोधों के आधार पर उद्देश्य फलन का, वो दो प्रकार से होता है। एक होता है परिबद्ध और दूसरा होता है अपरिबद्ध। तो हम लोग आज केवल परिबद्ध के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है, सॉल्व करने में लेंदी होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो होता है, सिंपल सी बात है, ये आलेख के द्वारा सॉल्व होता है, तो आलेख बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मेथड है और इसमें कोई फार्मूला नहीं है, केवल मेथड के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और आलेख बना करके उसका हल क्षेत्र दिखाना होता है और अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है। तो चलिए आते हैं, अपने मन से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, पूरा क्वेश्चन को नहीं लिखा है, उसके मेन पॉइंट को लिखा हुआ है जो आपकी किताब में आपके पास कहीं भी जो किताब होगी उसमें दिया होगा। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि यदि उद्देश्य फलन और व्यवरोध दिए हों तो उसका हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि हमारे पास z दिया हुआ है, z मतलब उद्देश्य फलन का मान दिया है -3x+4y तथा व्यवरोध के मान दिए हुए हैं ये दोनों मान, और x > 0 और y > 0 दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है आपको, x और y ये सदैव 0 से बड़े होंगे, क्योंकि किसी भी योजना में जब हम योजना बनाते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ, तो लाभ ज़्यादा होगा, और दूसरा उद्देश्य क्या होता है, न्यूनतम लागत, तो लागत भी न्यूनतम होगी तो निगेटिव थोड़ी होगी, वो पॉजिटिव होगी, इसलिए x y हमेशा क्या होगा, > 0 होगा। इसका मतलब यह है कि जो भी आलेख बनाएंगे आप, देखिए इससे ध्यान रखना है आपको कि जो भी आलेख बनाएंगे वो प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, प्रथम चतुर्थांश में। तो इस एग्जाम्पल का हम समझेंगे। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इस असमीकरणों को, जिसको हम व्यवरोध बोलते हैं, इस असमीकरणों को हम रेखा मानेंगे। लिखेंगे ऐसे, माना x + 2y बराबर, ठीक है। अब यहां से हल करेंगे। हल करने का तरीका ये है, चाहे आप ये रफ वर्ड में बता रहा हूं आपको, चाहे ऐसे करिए चाहे जो हम बताएंगे उस प्रकार करिए। लिखेंगे यदि x = 0 तो y = 4, यहां से x मान 0 रखेंगे, y और फिर लिखेंगे y = 0 तो x बराबर, ऐसे हल करेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो जरूरी थोड़ी कि x = 0 लो, ये तो हमने इसलिए लिया क्योंकि 0 लेते ही क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आप x की वैल्यू 0 ना लेकर क्या लेंगे, 4 ले लीजिए। जैसे x मान 4 रखेंगे तो y मान क्या हो जाएगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अगर आपको और कुछ चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए, आप 8 ले लीजिए तो y का मान 0। मतलब ये कहने का मतलब अलग अलग मान आप ले सकते हैं, इसी प्रकार से y की अलग अलग मान लेकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो आपकी इच्छा है, हम यहाँ पे 0 लेते हैं जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या आसानी है। तो ठीक है, एक तो ये है, इसी चीज को जो मान निकाले हैं x और y के, दो मान निकाले हैं, कितने मान, दो मान, तो उसको हम यहाँ पर एक बॉक्स के द्वारा निरूपित करेंगे। किसके द्वारा, बॉक्स के द्वारा, जो बहुत ही सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है। x और यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, और यहाँ पे अब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, जो यहाँ पे सॉल्व किया है वही यहाँ पे हमने। तो आपकी इच्छा हो चाहे इस प्रकार सॉल्व करके दिखा दो, चाहे इस प्रकार से बॉक्स के रूप में ऐसे दिखा दो, जिससे समझ में आ जाएगा कि आपने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है, सही ढंग से निरूपित। चलिए ठीक इसी प्रकार से पुनः
अब दूसरे को मानेंगे, मान 3x + 2y बराबर 12। अब इसी प्रकार से आप चाहे सॉल्व कर लो, जो हमने ऊपर बताया था अभी x और y के मान, लेकिन हम यहाँ पे x और y के मान बॉक्स के रूप में लगा करके x का मान 0, यहाँ 0 हो जाएगा तो y का मान 6, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान ये वैल्यू प्राप्त हो गया दोनों को, तथा x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन अक्षों अक्ष है, यहाँ पे अगर हम ग्रेटर देन है अक्षों के को निरूपित करते हैं, निरूपित देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन, आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो x बराबर 0 और y बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये अक्ष है, ये तो फिक्स है कि अक्षों को निरूपित करते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, या अक्षों को निरूपित करते हैं तो अक्षों के प्रथम के चतुर्थांश को भी निरूपित करेंगे, ऐसे आप विचार करते हैं। चलिए अब उपरोक्त से प्राप्त क्या लिखेंगे, उपरोक्त से प्राप्त आलेख निम्न, अब ये आलेख दिखाएंगे तो आपके पास ग्राफ होगा, उस ग्राफ में इसी के आधार पर आलेख बनाना है। देखिए आलेख कैसे बनाएंगे आप, ये हमारा हो गया x अक्ष एक और एक y, यहाँ पे आपको स्केल से खींचना है, ये x अक्ष और ये हमारा मूल बिंदु हो गया। तो क्या हमने बताया था अभी आपको कि आपको जो भी घटना करनी है, जो भी आलेख बनाना हो प्रथम चतुर्थांश होना चाहिए, कितना चाहिए प्रथम चतुर्थांश से, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी बनाइए प्रथम चतुर्थांश बनाइए, दिखाना सब है लेकिन प्रथम चतुर्थांश बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसी में ही आपका आलेख बनेगा। तो देखिए यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, और अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू आई हुई है, वो कितनी का है 0 से 4 6 8 ऐसे, मतलब छोटी वैल्यू आई है, कितनी वैल्यू आई है छोटी, ठीक है, तो 1 2 3 4 के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर ये बड़ी वैल्यू आती 10 20 50 100, तो उसी प्रकार से आप पैमाना मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में तो ऑलरेडी आपको होगा, ऐसे बना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। तो ये यहाँ तो भी बनाना पड़ रहा है, आपके ग्राफ में ये बनाना नहीं पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी लाइनिंग खींची होती है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ये अपने आप बना होता है, उसमें आपको लाइनिंग नहीं, सिंपल चीज होती है, सारी चीज बनी होती है, केवल आपको दर्शाना है उसको। अब देखिए पहला यहाँ क्या है 0, x की मान 0, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, y बराबर 4, 4 कहाँ होगा 1 2 3 4, यहाँ एक पॉइंट ये आ गया। और दूसरा क्या है y बराबर 0, तो x की वैल्यू 8 है, तो देखिए 8 0 पे 8 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, स्केल से इन दोनों को मिला देंगे, ध्यान देना है, सीधी लाइन होनी चाहिए स्केल से, किससे स्केल से, स्केल मिलाओगे सीधी लाइन है, हम यहाँ पे स्केल तो लिए नहीं, तो आपको ध्यान रखना है स्केल से सीधी लाइन मिलानी, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ दूसरे लेते हैं 0 और 6, 0 और 6, देखिए 0 1 2 4 5 6 यहाँ आ जाएगा, और दूसरा जाएगा 4 0, क्या जाएगा 4 और 0, देखिए 4 कहाँ आएगा, ठीक है 4। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट मिलाएंगे, देखिए ऐसे एक सीधी लाइन है, यहाँ देखिए थोड़ी तिरछी है क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है, लेकिन आपकी लाइन क्या है सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट है, तो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा ये प्रॉब्लम। अब देखिए जैसे ही हम आलेख बनाएंगे उसके बगल में असंख्या को लिख देंगे। असंख्या कौन सा है, ये आलेख था, इसकी संख्या x + 2y और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, और दूसरी संख्या कौन सी है 3x प्लस यहाँ पे 2y और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ये हम बन गया, ये आलेख बन गया। और जो आलेख बन गया उसको नाम दे देंगे हम पॉइंट, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पर डी, और एक पॉइंट ये भी है ई, एक पॉइंट ये भी, ये तो 5 पॉइंट हुए जिसको हम कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं।
अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? हल क्षेत्र। तो मैं क्या करना है आपको, देखिए ध्यान रखना है आपको, लिखना क्या है, मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। मूल बिंदु के क्यों लेते हैं? क्योंकि मूल बिंदु ऐसा होता है जो रेखा, देखिए जब ये रेखा हम खींचते हैं तो या तो इस रेखा के इस साइड होगा या इस साइड। रेखा तल को दो भागों में बांटेगा, ऊपर नीचे या अगल बगल, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर ये रेखा में खींचा तो इस रेखा के इधर भाग होगा और उधर भाग होगा। तो इस रेखा के इधर एक बिंदु लेना है या इस रेखा के उधर यहाँ पे एक बिंदु लेना है। तो देखिए यहाँ पे बिंदु को लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो हम क्या करते हैं, सरलता बस क्या लेंगे, इस रेखा के इधर मूल बिंदु जो 0 0 होता है और कैलकुलेशन करने में भी आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, इस रेखा के इधर एक बिंदु लेंगे, मूल बिंदु। जरूरी नहीं है, आप चाहो तो दूसरा बिंदु भी ले सकते हो जो रेखा के इधर हो, रेखा पर नहीं हो, इधर हो या फिर उधर हो। तो यहाँ पे सरलता बस हम क्या करेंगे, मूल बिंदु, मूल 0 को दोनों असमीका में रखने, कहाँ रखेंगे, दोनों संख्या। जैसे दोनों संख्या रखेंगे तो देखिए यहाँ से हम रखते हैं पहले संख्या में, तो जाएगा 0 प्लस दोनों 0 लेस देन इक्वल टू, यह संख्या क्या है, सत्य। कैसा है, मतलब पहला संख्या में रखा हमने तो देखा कि 0 8 से छोटा होता है, इसका मतलब सही है। और दूसरे रखेंगे तो दूसरे देखिए क्या हो जाएगा, 3 into 0 मतलब 0 और प्लस 2 into 0 0 लेस देन इक्वल टू, ये भी क्या है, मतलब 0 छोटा होता है। इससे अब ये रख करके हमने जांचा क्या कि मूल बिंदु जो दोनों रेखा के इस साइड में है वो असमीका को सत्य कर रहा है। अगर असमीका को सत्य कर रहा है इसका मतलब कि दोनों रेखाओं के जिधर मूल बिंदु है उधर ही उसका हल क्षेत्र होगा। लेकिन अगर ये असत्य होता तो हमारा हल क्षेत्र किधर होता, जिधर मूल बिंदु है उधर नहीं बल्कि दूसरे साइड में। मतलब जिधर हम बिंदु लेते हैं अगर वो सत्य आता है तो उधर ही हल क्षेत्र होगा, अगर वो असत्य आता है तो दूसरे साइड में हल क्षेत्र होगा। आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो दोनों सत्य आया। तो देखिए ये इन रेखाओं पे, ये रेखा अगर इसके हम मूल बिंदु देखें तो किधर आएगा, इधर आएगा, ये रेखा सीधी जा रही है, मतलब इधर पूरा हल क्षेत्र जाएगा। और इस रेखा को देखें तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ, इधर होगा और इधर होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि अब इन चारों भागों में क्योंकि मूल बिंदु की तरफ होगा, वह भाग लेंगे हम, वह हल क्षेत्र लेंगे जो चारों में उभयनिष्ठ है। इनके आधार पर दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ। देखिए अगर हम यहाँ हल क्षेत्र लेते हैं तो इसके ऊपर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ लेते हैं तो इसके ऊपर हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ लेते हैं तो इसके भी नीचे रहेगा, इसके नीचे रहेगा। तो हमारा जो हल क्षेत्र होगा अनुमान लगा करके क्या लिखेंगे, ऐसे ही हम इसको डॉट सेलेक्ट करेंगे और इसको डालेंगे। ये तो हमने तीर से लगा दिया, इससे आपको अनुमान लग गया है कि हमारा मुख्य हल क्षेत्र कहाँ होगा। और जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र। क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है सेलेक्ट प्लॉट, ये हमारा हल क्षेत्र। अब देखिए जो हल क्षेत्र होगा, इस हल क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु हैं। तो देखिए एक बिंदु कौन सा है, ये है। दूसरा बिंदु कौन सा है, ये है। तीसरा बिंदु ये है, चौथा बिंदु ये है। यहाँ पे देखिए इस बिंदु का पता है हमें, इसका पॉइंट क्या होगा, 0 0। इसका क्या होगा 0 4 4 0। इसका नहीं पता है, इसका क्या होगा, इसका भी पता है। तो हम देखते हैं कि इन चारों का पता है, 3 का पता है, इसका नहीं पता है। तो जब आप आलेख सही बनाओगे तो देख कर बता सकते हो कि इसका हल क्षेत्र बिंदु क्या होगा और कैसे हम प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आलेख गलत होगा तो परेशानी होगी। देखिए यहाँ से थोड़ा और अनुमान लगाएंगे, देखिए ये किसके नीचे आ रहा है, 2 के नीचे, 2 के नीचे आ रहा है ना, और यहाँ 3 के नीचे। इसको देख कर क्या दिखा सकते हो, इसका हल क्या होगा 2 ई का मान। लेकिन मेरी सलाह यह है कि आप इसको देख करके मत बनाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आलेख में थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये जो असंख्याएं हैं इन दोनों को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x प्लस रफ वर्क है, x प्लस 2y बराबर 1 और यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 12। अगर इसको हल करते हैं, घटा दें, इसमें से घटाएंगे तो कट जाएगा, यहाँ माइनस 2x, यहाँ माइनस 4, x बराबर कितना हो गया, आ गया ना। और इसी प्रकार से y का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा,
तो आपने देखा कि हल करके भी हम ये पॉइंट को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारी सलाह ये होगी जब हल कर लो, रफ वर्क है, हल करके बिंदु ज्ञात करो। अब देखो सारे बिंदु प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आलेख बनाने के बाद जैसे ही आलेख बन जाएगा ये हल क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु क्रमशः ये कहां प्राप्त करेंगे, आलेख से। आलेख से कोणीय बिंदु क्रमशः कौन कौन होंगे, इनका नाम आते हैं 0, मूल बिंदु O 0 0, दूसरा नाम हमने क्या दिया है A, इसका मान क्या जाएगा 4 0, और तीसरा नाम क्या दिया है हमने E, जिसका मान क्या होगा 2 3, और चौथा मान क्या दिया है हमने D, जिसका मान क्या होगा 0 और ये 4 बिंदु में प्राप्त हो गए। ठीक है, तो यहां जो बिंदु प्राप्त हुए इन बिंदुओं को कहां रखने पर, जेड में रखने, कहां रखने पर, जेड। देखिए जेड ये, ठीक है। अब यहाँ पे x और y का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, x और y का। तो जैसे ही x और y का मान रखेंगे तो कुछ रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, मैं उसके लिए यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ। आपको नीचे लिखना है, कहाँ लिखना है, नीचे, लेकिन नीचे लिखूंगा हो सकता है आपको दिखे ना, इसलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ ऐसे। चाहे आप अलग अलग हल कर लीजिए और चाहे आप ऐसे हल कर लीजिए। यहां हो जाएगा आपका एक्स वाई, और यहां हो जाएगा आपका जेड। जेड की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखिए -3x + 4y, -3x + 4। चलिए अब एक बिंदु रखेंगे 0 0 0 और ओ बिंदु, तो क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी। दूसरा बिंदु रखेंगे 4 0 a 4 और 0। जैसे 4 0 रखेंगे अब आपको सॉल्व करना है। जैसे आप सॉल्व करेंगे क्या जाएगा -12, और तीसरा क्या रखेंगे, देखिए ये मान यहां रखना है, इन दोनों में x और y का स्थान पर। अब e रखेंगे, यहाँ पे e है, e की वैल्यू कितना है 2 3, कितना है 2 और जैसे रखेंगे, और अब यहाँ पे 2 और 3 का मान x और y का स्थान रखेंगे तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा लगभग 6, कितना जाएगा 6। यहाँ पे रखेंगे क्योंकि 4 3 12 ये तो जाएगा 6, और चौथी वैल्यू क्या है d 0, कितना है 0। अब 0 को रखेंगे तो हल करेंगे कितना जाएगा 16, कितना जाएगा, ये प्राप्त होगा। अब चाहो तो इसको आप अलग अलग हल करके लिख लो, और चाहो तो ऐसे बॉक्स बना करके आप इसमें देख सकते हैं कौन से। अब देखिए प्रश्न क्या था, न्यूनतमीकरण क्या था। अब आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो हल क्षेत्र है ये घिरा हुआ है चारों तरफ से, हाँ ये बाउंडेड है, घिरा हुआ है। अगर घिरा हुआ है तो हमारा जो आंसर होगा इनमें से जो सबसे न्यूनतम होगा, सबसे छोटा होगा वही होगा। तो आप देखिए कौन सा न्यूनतम है, -12। तो हम क्या लिखेंगे, दिए गए बिंदु A 4 0 पर न्यूनतम मान -12 होगा। क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि बिंदु A 4 0 पर z का न्यूनतम मान क्या होगा -12, ठीक। और या चाहो तो आप यहां लिख सकते हैं न्यूनतम, क्या लिखते हैं न्यूनतम मान। लेकिन अगर इसी में कह दे कि नहीं अधिकतम मान क्या होगा, तो आप देख बताइए अधिकतम मान कौन सा है 16, तो क्या हो जाएगा ये अधिकतम। तो हम क्योंकि हमारे प्रश्न में हमने न्यूनतमीकरण लिया था, लेकिन अगर इसी प्रश्न में अधिकतमीकरण कर दे तो ये अधिकतम मान। इस प्रकार से आप चाहे न्यूनतम मान चाहे अधिकतम मान ज्ञात कर सकते हैं उस मान के लिए जो बाउंडेड हो। कैसा हो, बाउंडेड। यहाँ देखिए एक पॉइंट और है कि जब आप आलेख बनाएंगे आलेख, तो आपको एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि पैमाना नहीं भूलना है। हमने यहाँ देखिए 1 2 लिखा हुआ है, लिखा है, लिखा है। तो क्योंकि ये ग्राफ है, हम तो पूरे क्वेश्चन को बोर्ड बता रहे हैं, ये तो आपका ग्राफ बनेगा और ये इधर सॉल्व होगा ग्राफ के दूसरे पॉइंट पर। तो यहाँ से ये ग्राफ बनेगा, तो जब आप इसको ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे पैमाना जरूर लिखना। पैमाना क्या होगा कि एक, देखिए जो ग्राफ का पार्ट होता है वो छोटे छोटे भागों में होता है, तो एक भाग बराबर 1 इकाई।
ऐसे आपको लिखना है। अगर यही 10-20 का होता, 10-20-30 चले तो 1 भाग बराबर 10 इकाई। अगर 100-50 का होता, 100, 200, 300 तो 1 बराबर 100 इकाई। ऐसे आपको पैमाना लिखना होता है इसी ग्राफ के। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो, बाउंडेड के आधार पर हो, इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इसी प्रकार से मान लिया जाए कि अधिक हो, 3 हो, क्या हो 3, तो भी आपको यहाँ पर हमने 2 बनाया है, वो क्या बनाना है 3 बनाना है, और 3 रेखाओं के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान रखना है कि ये जो वीडियो है वो बाउंडेड के लिए है, ठीक है, ये बाउंडेड है। तो बाउंडेड के सारे बिंदु ज्ञात करने होते हैं और हल प्राप्त करने होते हैं। इस प्रकार कई क्वेश्चन आप ले सकते हैं। हमने केवल एक क्वेश्चन को लेकर के आपको वीडियो समझाया कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कई क्वेश्चन आप ले सकते हैं और उन क्वेश्चनों को लेकर के आप हल कर सकते हैं और रिजल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन के आधार पर, ये मेथड है, कोई अलग चीज नहीं है फार्मूला लगाना है, ये मेथड वाले आलेख है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अपरिबद्ध क्या होता है और कैसे प्राप्त करते हैं। तब तक आप इसके आधार पर कई नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अगर जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछते रहिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।